हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। देखिए, आज द हिंदू के इस इंटरेस्टिंग से आर्टिकल को कवर करेंगे। एआई's कैसेंड्रा मोमेंट इसका टाइटल है। सब चीज़ों को बेसिक से कवर करना है इस क्लास में आपको। रीडिंग को, वोकैब को और ग्रामर को मन लगा के क्लास को लोगे तो क्लास के लास्ट में इस क्विज पे आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाए हर चीज़ को बेसिक से ग्रैस्प करने की कोशिश करना। ऑलराइट, कह रहे जी एआई's कैसेंड्रा मोमेंट। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। इस साल का जो नोबेल प्राइज़ मिला हिंटन नाम के साइंटिस्ट को, इन पे हमने एक एडिटोरियल किया भी था। तो हिंटन को नोबेल प्राइज़ मिला 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजाद करने के लिए। 40 सालों से एआई पे काम कर रहे हैं और अब जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जो देखते हैं। नोबेल प्राइज़ लेते हुए ही हिंटन ने ये कह दिया कि मेरे हिसाब से मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो काम मैं कर रहा हूँ एआई को डेवलप करके, ये गलत हाथों में जा सकता है और मैनकाइंड को बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। कह रहे जी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसेंड्रा मोमेंट आ चुकी है। अब ये क्या होती है भाई कैसेंड्रा मोमेंट? देखिए, कैसेंड्रा एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। जैसे हिंदू मिथोलॉजी मिलेगी आपको, क्रिश्चियन मिथोलॉजी मिलेगी, मुस्लिम मिथोलॉजी। मिथोलॉजी क्या होती है? कुछ किंवदंतियाँ होती हैं, है ना, कुछ कहानियाँ होती हैं, फोकलोर होता है। तो हमारी मिथोलॉजी के अंदर आपको इंद्र देवता मिल जाएंगे, है ना, आकाश में उड़ते हुए। वैसे ही आपको ग्रीक मिथोलॉजी में या फिर इजिप्शियन मिथोलॉजी में कैसेंड्रा नाम की एक देवी मिलेंगी। और कैसेंड्रा नाम की इस महिला के पास आगे देखने की ताकत थी, फ्यूचर बताने की क्षमता थी। लेकिन इसको सभी मूर्ख समझते थे और इसकी बात पे सब हंसते थे। बाद में जाकर के पता लगा जो जो इसने बोला वो सब कुछ सही हुआ। तो वहीं से इस फ्रेज को हमने निकाल लिया है कैसेंड्रा मोमेंट। जब भी ऐसी कोई घड़ी आए जब आपको बहुत चेतावनियां मिल रही हों, वार्निंग्स मिल रही हों, लेकिन आप उन वार्निंग्स को सही से समझे नहीं, है ना, अपने हिसाब से काम करते रहें, तो आप बोल सकते हैं कि कैसेंड्रा मोमेंट आ गया। कह रहे जी एआई को लेकर के भी कैसेंड्रा मोमेंट चल रहा है। कुछ लोग एआई को लेकर के वार्निंग्स दे रहे हैं लेकिन दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए, कैसेंड्रा मोमेंट क्या है भाई? कह रहे जी एआई may not be plotting to incinerate humanity, but it is mushrooming at a time when corporations control neural networks. कह रहे जी एआई जो है ना, ये हो सकता है प्लॉट ना कर रही हो। प्लॉट करना क्या होता है भाई? किसी चीज़ के लिए साजिश रचना, कॉन्स्पिरेसी करना। कह रहा है जी हो सकता है एआई जो है प्लॉटिंग ना कर रही हो, साजिश ना रच रही हो, ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को इंसिनरेट करने की। इंसिनरेट करना यानी किसी चीज़ को जला देना। जैसे डेड बॉडी को आप इंसिनरेट करते हैं ना, जला करके, या किसी आजकल इंसिनरेटर्स भी आते हैं ना, आपको शमशान में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इंसिनरेटर में डलवा दोगे तो वहाँ से अपने आप उसकी राख बन जाएगी। तो कह रहा है जी एआई जो है हो सकता है इंसानों को जलाने और मारने की साजिश ना कर रहा हो। तो कह रहा है लेकिन ये मशरूम कर रहा है, ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। मशरूम करना, तेज़ी से ग्रो करना, ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, जब कॉरपोरेशंस या कंपनियां कंट्रोल करती हैं न्यूरल नेटवर्क्स को। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं भाई? देखिए, ये एक ऐसे नेटवर्क्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं। अभी बहुत डेवलपमेंट इनकी शुरुआती स्टेज में है। शायद 5-10 सालों के अंदर आपको हमारी जैसी क्षमताओं वाली मशीनें मिलें जो हमारी तरह सोच सकती हों। तो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क। कह रहा है जी न्यूरल नेटवर्क अब सरकारों के हाथ में नहीं है, मेटा जैसी, टेस्ला जैसी और इस गूगल जैसी कंपनीज के हाथ में है। इसलिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। समझ गए? एआई की वो है मे नॉट बी प्लॉटिंग। जरूर एआई प्लॉट नहीं कर रहा है हमें मारने को, लेकिन समस्या ये है कि एआई हाथ है कुछ कंपनियों के। इट इज़ मशरूमिंग, ये मशरूम कर रही है, कंट्रोल कर रहे हैं कुछ कॉरपोरेशंस न्यूरल नेटवर्क्स को। ठीक है ना, कॉरपोरेशंस की वो है कंट्रोल। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाना है। ग्रीन कलर में मिलेंगे सब्जेक्ट, पिंक कलर में मिलेगी वर्ब्स, है ना, ये आपके लिए मार्क किए गए हैं। मशरूम वर्ड बहुत बार आ चुका है पिछली कई क्लासेस में। किसी चीज़ के रातों रात
दिन दुगने रात चुगनी तरक्की करने के लिए या ग्रो करने के लिए मशरूम वर्ड का इस्तेमाल होता है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको। ये जो कसेंड्रा मूवमेंट मैंने आपको बताया, कसेंड्रा की तरह ही ग्रीक मिथोलॉजी से एक और इडियम आती है, पेंडोराज बॉक्स। जैसे कसेंड्रा एक महिला थी, एक देवी थी, वैसे ही पेंडोरा भी एक औरत थी। पेंडोरा के पास एक बॉक्स था जिसमें गॉड ने कहा कि इसको कभी खोलना नहीं है आपको, सारे समाज की बुराइयां इस बॉक्स में हैं, जब तक इसको बंद रखोगे दुनिया चलती रहेगी। लेकिन पेंडोरा ने एक दिन अपनी क्यूरोसिटी के चलते उस बॉक्स को खोल दिया और उस बॉक्स में से क्या निकली? बहुत सारी गलत चीज़ें निकली। ग्रीड निकला, एंगर निकला, है ना। तो ये पेंडोराज बॉक्स जो है एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जो एक बार शुरू हो जाए और उससे मामले आगे से आगे पेचीदा होते रहे। पेंडोरा ने बॉक्स खोल दिया, फिर उसमें से सारी बुराइयां निकल गई दुनिया में, है ना। तो उसी कहानी से किसी ऐसी सिचुएशन को जिसको आप कंट्रोल ना कर पाएं और कॉम्प्लिकेट होते जाए मैटर्स, उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। दोनों इडियम्स याद रखना भाई, बड़ी कॉमन सी हैं। चलिए, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे टेक्स्ट बुक की सेल के लिए। तो फाइनली दिवाली सेल आ चुकी है, 29 अक्टूबर रात 12 बजे से एक्टिव है। फ़ायदा ले सकते हैं आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास का, प्रो पास का, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 395 में। मिनिमम प्राइस है ये, बाद में यही प्राइस बढ़ के 650-700 हो जाता है, फिर आपको 2-2 महीने वेट करना पड़ता है। अगर पास की आपको ज़रूरत है देन दिस इज़ द राइट टाइम। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। प्रो पास के अंदर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स का कंबाइंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। लगभग 75,000 के आसपास आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का, क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन लगाना है आपको YT10, आपका प्राइस कट के हो जाएगा 395 रुपीज़। ठीक है, कूपन लगाना ना भूलें, सेव योर हार्ड एंड मनी। सेल का बेनिफिट ले सकते हैं इन द कमेंट। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे इंसिनरेट से ही। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको मैं। देखिए, किसी चीज़ को जलाने या जलने के लिए इंसिनरेट वर्ड का यूज़ होता है। आपने बर्न वर्ड सुना होगा। बर्न का मतलब होता है जलाना या जलना, दोनों ही मीनिंग होते हैं बर्न के। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करती हैं और सब्जेक्ट से भी काम करवाती हैं। कोई चीज़ जल रही है तो भी बर्निंग है, और अगर आप जला रहे हो तो भी आप बर्न कर रहे हो, यू आर बर्निंग समथिंग। तो वैसे ही बर्न वर्ब का सिनोनिम है इंसिनरेट, जलना या जलाना, दोनों तरीके से यूज़ होगा। ये वर्ब्स देखो किस तरह से अजीब तरीके से काम करती हैं, खुद पे भी काम करती हैं, सामने वाले पे भी करती हैं। ये सब चीज़ें अपने बेसिक से एडवांस वाले कोर्स में बड़े डिटेल में समझ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, विदिन 15 डेज कोर्स को अपने लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एसएससी बैंक्स का बच्चा बिल्कुल शुरू से कैसे इंग्लिश को कहाँ से, है ना, स्टार्ट करेगा और मेंस के लेवल तक कैसे आएगा, उस कोर्स में आपको सिखाएंगे। चलिए, हाउस होल्ड वेस्ट इज़ यूजली इंसिनरेटेड आफ्टर इट हैज़ बिन कलेक्टेड। घरों से निकला हुआ कचरा अक्सर जला दिया जाता है, इंसिनरेट कर दिया जाता है, जब ये इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। टीयर टू द श्रेड्स करना भी बोलते हैं किसी चीज़ को जलाने के लिए। यू विल सी द वर्ड इंसिनरेट, यू हैव ऑलरेडी सीन द वर्ड इंसिनरेट इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपने पास लेमेंट। देखिए, लमेंट एक सॉन्ग होता है, एक पोएम होती है जो किसी डेड पर्सन के फ्यूनरल पे गाई जाती है। किसी आदमी के जाने के बाद उसके फ्यूनरल पे या उसके फंक्शन पे आप कुछ अच्छा बोलते हैं ना उसके लिए, जिसमें आपके अपना दुख भी बताते हैं उस आदमी को लेकर के। उसको अंग्रेजी में एक नाउन होता है, लमेंट नाम की पोएम से बताया जाता है। वहीं से लमेंट नाम का वर्ब बनाया गया है, किसी चीज़ के ऊपर बड़ा ग्रीफ, बड़ा दुख, बड़ा रिग्रेट या सोरो एक्सप्रेस करना। जब आप लमेंट कर रहे हैं तो समझ लो आप बड़ा दुख में चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। द होल नेशन लमेंटेड द डेथ ऑफ द लेट रतन टाटा। पूरे देश ने लमेंट किया, दुख जाहिर किया डेथ पे या मौत पे रतन टाटा की। ठीक है, तो दुख जाहिर करना आप इसको बोल सकते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर। लमेंट को वेल करना, बीमॉन करना, टू ईट वंस हार्ट आउट, ये एक इडियम होती है। बहुत ज़्यादा जब आपका दिल निकलने लगता है ना किसी चीज़ के दुख के मारे, तो वहाँ पे इडियम यूज़ होती है, टू ईट वंस हार्ट आउट। चलो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ मैं, चीज़ों से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन 5 में से एक वर्ड भी आज की क्लास में आपने सीख लिया, फिर किसी क्लास में रिपीट हो जाएंगे, दूसरा सीख लेना, है ना। रेगुलरिटी ज़रूरी है, वोकैब बड़ा इजीली हो जाती है अगर आप रेगुलर हैं तो। अगला वर्ड है अपने पास प्रोटेज।
देखिए प्रोटेजी बोलते हैं कुछ लोग इसको, वैसे इसको बुलाते हैं प्रोटेज। एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा जूनियर है जिसको आपने सपोर्ट दे दिया है, जिसके सर पे आपने हाथ रख दिया है। जैसे चलो शांतनु नायडू पे बनाया मैंने सेंटेंस। शांतनु नायडू इज फेमस फॉर बीइंग द प्रोटेज ऑफ रतन टाटा। शांतनु नायडू जो हैं फेमस हैं, जाने माने हैं रतन टाटा का प्रोटेज होने के लिए, उनका चेला होने के लिए, अप्रेंटिस होने के लिए। और रतन टाटा कौन थे? द लेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस टाइकून। ये जो गुजर चुके इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेस टाइकून थे। टाइकून होता है एक बड़ा आदमी जो बिजनेस के काम में, बिजनेस की दुनिया में कुछ हासिल करे। ठीक है, तो प्रोटेज वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नया वर्ड है आपके लिए, बाहर का वर्ड है, फॉरेन वर्ड, इसलिए आप ऊपर इनके इस तरह के साइंस देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है ईडन। कोलकाता में अगर आप क्रिकेट सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो एक ईडन गार्डन नाम का क्रिकेटिंग ग्राउंड है ना, क्रिकेट ग्राउंड है। तो ईडन गार्डन यानी पैराडाइज का गार्डन, स्वर्ग का गार्डन। ईडन वर्ड का मतलब ही होता है स्वर्ग या हेवन। बुल मार्केट्स आर ईडन ऑफ वेल्थ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बुल मार्केट जो होती हैं, चढ़ते हुए जो बाजार होते हैं, वो वेल्थ का ईडन होते हैं, पैसे का स्वर्ग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। ईडन को यूटोपिया भी बोलते हैं। यूटोपिया एक ऐसा स्वर्ग है, आप हिंदी बोलते हैं ना राम राज्य, जहाँ सब बराबर हैं, सब खुश हैं, कोई बुराई नहीं है ना। ऐसी एक दुनिया को, स्वर्ग जैसी काल्पनिक दुनिया को हम बोलते हैं यूटोपिया। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिस्टोपिया। सब कुछ बिगड़ा हुआ है। वो जॉम्बी वाली मूवीज़ देखी होंगी ना आपने, इंसान मर गए और जॉम्बी बन गए, तो वो डिस्टोपियन मूवीज़ होती हैं। सब कुछ जिसमें निराशा और होपलेसनेस से भरा हो। तो यूटोपिया और डिस्टोपिया दो एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के, दोनों वर्ड्स को याद रखना है। यू विल सी द वर्ड डिस्टोपिया इन टुडेज आर्टिकल। ठीक है, यूटोपिया यानी स्वर्ग, डिस्टोपिया यानी नरक। चलिए अगला लास्ट वर्ड है अपने पास, हार्नेस। हार्नेस क्या होती है? किसी जानवर के गले की जंजीर, जिससे आप उसको लाते ले जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। हार्नेस से वर्ब बनाई जाती है, हार्नेस, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से उसका फ़ायदा उठाना। नेशंस नीड टू हार्नेस न्यूक्लियर पावर। दुनिया भर के नेशंस को ज़रूरत है कि वो न्यूक्लियर पावर को हार्नेस करें। और क्यों? टू बिकम एनर्जी सफिशेंट, ताकि एनर्जी के मामले में वो सफिशेंट बन सकें, न्यूक्लियर पावर से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकें। हार्नेस को यूज़, यूटिलाइज या वील्ड करना ही बोलते हैं। वील्ड जो है ना, ये अक्सर यूज़ होता है वेपन्स के साथ में। कोई लाठी लेकर के, चाकू लेकर के, गन लेकर के, अगर आप उसको क्या क्या बोलते हैं, लहराते हैं ना आप, जब अपनी जेब में रखते हैं, सबको दिखाते हैं, उसको बोलते हैं वील्ड करना। तो यू विल सी द वर्ड वील्ड इन द आर्टिकल टुडे। पावर को लहराने के लिए, दिखाने के लिए ये वील्ड वर्ड यूज़ होता है। चलिए पांचों वर्ड्स बड़े अच्छे लेवल के हैं, समरी बड़ी आसान है। हिंटन साहब पे ऑलरेडी एक एडिटोरियल हम कर चुके हैं। हिंटन जी को मिला इस साल का नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये है एआई के गॉडफादर। 1984 में, आज से 40 साल पहले, इन्होंने एआई बनाने की नींव रखी थी, न्यूरल नेटवर्क्स की। अब 2024 में जाकर के हम देख रहे हैं चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर पैदा हो चुके हैं एआई के थ्रू। हिंटन ने अपने एआई स्पीच में, अपने नोबेल स्पीच में ये बताया कि जो काम ये कर रहे हैं, इनको ऐसा फील होने लगा है कि ये गलत हाथों में जा रहा है। गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते थे, वहाँ पे इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। आर्टिकल इसी चीज़ को अलार्मिंग टोन के अंदर, क्रिटिकल टोन के अंदर समझा रहा है ना, कि अगर हिंटन ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर इस बात में कुछ सच्चाई है। धुआं वही निकलता है जहाँ थोड़ी आग होती है। चलिए आज की टोन है क्रिटिकल और कंसर्न दिखा रहा है अपना। चलिए आर्टिकल को शुरू करें। इन मई 2023, हिंटन, a pioneer of deep learning who has nurtured talented researchers in the computer science and artificial intelligence या AI domain, quit his advisory role। कह रहा है जी मई 2023 में कुछ हुआ। कह रहा है हिंटन नाम के जो इंसान हैं, साइंटिस्ट हैं, जो एक पायनियर भी हैं डीप लर्निंग में। देखिए डीप लर्निंग जो है AI की लैंग्वेज है, इसको मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। और पायनियर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो किसी फील्ड में सबसे आगे हो, अवंट गार्डे हो। याद है ना एक वर्ड, अवंट गार्डे, पायनियर, ट्रेल ब्लेजर, वैनगार्ड। कह रहे जो हिंटन नाम के आदमी हैं जो सबसे आगे हैं डीप लर्निंग में, एआई के जिनको जनक बताया जाता है। कह रहे जी और
जिन्होंने नर्चर किया है, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है आजकल के टैलेंटेड रिसर्चर्स को कंप्यूटर साइंस और एआई के डोमेन में। कह रहे इन हिंटन साहब ने ना क्विट कर दिया अपनी एडवाइजरी रोल को, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी एडवाइस करने वाले रोल से, सलाहकार के भूमिका से। और ये सलाहकार की भूमिका में कहाँ काम कर रहे थे? एट गूगल, गूगल नाम की कंपनी के साथ। समझ गए? हिंटन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी क्विट। हिंटन क्विट हिज एडवाइजरी रोल। हु आया हिंटन के लिए? ऑफ कोर्स हु की वर्ब है हैज नर्चर्ड। नर्चर करना, पालना पोसना, बड़ा करना किसी को। अब मुझे ये बताओ, ये काम पास्ट में हो चुका है, मई 2023 बीत चुका है, लेकिन फिर भी ये क्विट, इसकी V2 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बड़ा सिंपल आसान कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों को पता है कमेंट्स में डालना, मुझे भी खुशी हो, पता लगे कितनों को कॉन्सेप्ट आता है ना। करवाऊंगा अभी आराम से, पहले आप अपना दिमाग चलाओ। हिंटन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई गई मई 2023 में इस घटना के होने के बाद? चलिए, कह रहा जी हिज रीजन्स वर टू बी एबल टू स्पीक मोर फ्रीली अबाउट द डेंजर्स पोज्ड बाय एआई। रीजन्स क्या थे हिंटन के? गूगल की नौकरी छोड़ने का क्या कारण था हिंटन साहब का? कह रहे उनके जो रीजन्स थे वो थे कि एबल हो सकें, वो सक्षम हो सकें, इस लायक हो सकें कि वो बोल पाएँ और ज़्यादा आज़ादी से, स्पीक कर पाएँ मोर फ्रीली। और किस चीज़ को लेकर के? उन जोखमों को लेकर के, डेंजर्स को लेकर के जो पोज्ड हैं, खड़े किए गए हैं एआई के द्वारा। तो ये रीज़न था हिंटन की जॉब छोड़ने का। गूगल की जॉब करते हुए एआई को लेकर के वो कोई डेंजर जो है ना उसके बारे में बोल नहीं पा रहे थे। गूगल इनको मना बोलता था कि आप चुप रहो, है ना, काम से काम रखो, तो इन्होंने जॉब छोड़ दी। चलिए, रीजंस की वर्ब है वर। पोज यानी खड़ा करना। पोज वर्ब आप जानते हैं, किसी सवाल को, क्वेश्चन को, डाउट को, डेंजर को, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को खड़ा या पैदा करने के लिए यूज़ होता है। तो वो डेंजर्स जो खड़े या पैदा किए गए हैं पोज्ड हैं बाय एआई। कह रहा जी एज रिपोर्टेड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंटन फेल्ड अ पैंग ऑफ रिग्रेट ओवर हिज लाइफ्स वर्क। कह रहा जी जैसा कि रिपोर्ट भी किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, इस अखबार में छपा भी। कह रहा जी हिंटन ने ना, इस अखबार के हिसाब से हिंटन ने फील किया एक पैंग को, एक चीज़ को, एक बहुत तेज़ी से होने वाले दर्द को। दर्द होता है ना कभी कभी छाती में, शोल्डर में, कहीं एकदम तीखा सा। तो हिंटन ने फील किया बहुत तीखे एक पेन को, दर्द को, जो था रिग्रेट का या पछतावे का। और किस चीज़ को लेकर के? अपने पूरे जीवन के काम को लेकर के, लाइफ्स वर्क को लेकर के। और ऐसा क्यों हुआ? लेमेंटिंग दैट द टेक ही पायनियर्ड had given rise to machines that can drive cars, write stories, create deepfakes and target jobs। ये पूरा जो दर्द हिंटन ने फील किया, ये लमेंट करते हुए किया, इस दर्द को जाहिर करते हुए बताया, डिसअपॉइंटमेंट को, रिग्रेट को, कि जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद की, पायनियर की, इन्वेंट की, वो राइज दे चुकी थी, गिवन राइज कर चुकी थी। और किस चीज़ के लिए? ऐसी मशीनों को। गिव राइज टू समबडी यानी किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को पैदा करना। तो वो पैदा कर चुकी थी ऐसी मशीनें जो ड्राइव करती हैं हमारी कारें, जो लिखने लगी हैं कहानियाँ, जो क्रिएट करती हैं डीप फेक्स को, और जो निशाने पे रखती हैं नौकरियों को, जॉब्स को। और ये वो जॉब्स हैं दैट वर वंस थॉट ऑटोमेशन प्रूफ, जो एक बार सोची गई थी, कभी एक बार वंस सोची गई थी, थॉट थी कि ये ऑटोमेशन प्रूफ होंगी, ऑटोमेशन का इन पे कोई असर नहीं होगा। ऑटोमेशन क्या होता है? फैक्ट्रीज, मशीनें। मान लीजिए कोई राइटर की जॉब है, टीचर की जॉब है, आर्टिस्ट की जॉब है, ये सारी जॉब्स तो ऑलरेडी कोई मशीन थोड़े ना कर सकती है जॉब्स। ऐसा ही सोचा था हमने तो, लेकिन आज की डेट में ये सारी जॉब्स जो हैं ख़त्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो ये हिंटन के अंदर की एक जो है ना पैंग ऑफ रिग्रेट इनको फील होता है। हिंटन की वर्ब है फेल्ट। हिंटन ने जब फील किया इस पैंग ऑफ रिग्रेट को, इस दर्द की, रिग्रेट के दर्द को, रिग्रेट समझते हैं ना, पछतावा, तब वो लमेंट भी कर रहे थे, तब वो इस चीज़ की दुहाई भी दे रहे थे, इस दर्द को भी बता रहे थे कि जो टेक उन्होंने ईजाद किया है, टेक की वर्ब है हैड गिवन राइस, वो राइस दे चुका था, खड़ा कर चुका था। ही आया हिंटन के लिए, वर्ब है इसकी पायनियर। पायनियर ऊपर नाउन फॉर्म में आया था, किसी फील्ड में सबसे आगे रहने वाला आदमी होता है पायनियर। पायनियर यहाँ वर्ब फॉर्म में आया है।
किसी फील्ड के अंदर कुछ नया पैदा करना, इनोवेट करना, उसको बोलते हैं पायनियर करना। चलिए, दैट आया मशीन्स के लिए। ये वो मशीन्स हैं दैट कैन ड्राइव, कैन राइट, कैन क्रिएट, कैन टारगेट। चलिए, ये प्रूफ वर्ड क्या है? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर प्रूफ का मतलब तो सबूत होता है, ऑटोमेशन प्रूफ का मतलब क्या हुआ? देखो, प्रूफ वर्ड के दो मीनिंग हैं अंग्रेजी में। पहला मीनिंग तो सही है, जो प्रूफ मतलब सबूत, किसी चीज़ का एविडेंस। दूसरा मीनिंग होता है प्रूफ का किसी चीज़ के सामने रेजिस्टेंट। जैसे वाटर प्रूफ अगर कोई चीज़ है तो वो पानी के लिए रेजिस्टेंट है, उस पर पानी का असर नहीं होगा। बुलेट प्रूफ कोई गाड़ी है तो उस पर बुलेट का रेजिस्टेंस है, उस पर गोली का कोई असर नहीं होगा, बुलेट्स काम नहीं करेंगी। वैसे ही ऑटोमेशन प्रूफ ऐसी जॉब्स थी जिन पे ऑटोमेशन का असर नहीं हो सकता था। कोई भी मशीन इन जॉब्स को आज तक तो नहीं कर पाई थी। डॉक्टर की जॉब है, आर्टिस्ट की जॉब है, बता रहा हूँ ना आपको, टीचर की जॉब है, मशीनों से काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे, अब होने लगे हैं। चलो, प्रूफ का बिल्कुल उल्टा होता है प्रोन। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो बुलेट का असर नहीं होगा, बुलेट प्रोन है तो मतलब समझ गए। वाटर प्रूफ है तो यानी पानी का असर नहीं होगा, वाटर प्रोन है तो मतलब पानी में ये चीज़ भीग सकती है, वाटर प्रोन। प्रूफ एंड प्रोन आर एंटोनिम्स टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ आज सीखने को आज की क्लास में। अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं भाई, क्यों मैंने ऐसा बोला कि यहाँ V2 नहीं लगी हुई। देखो जी, लगी तो यहाँ V2 ही हुई है, और अगर आप देख नहीं पाए तो ये आपकी आंख का फ़र्क है। ये क्विट नाम की वर्ब V1, V2, V3 में सेम रहती है। आंख का फ़र्क कम है और आपके नॉलेज का फ़र्क ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जिनकी V1, V2, V3 चेंज नहीं होती, सेम फॉर्म में रहेंगी। तो क्विट, 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 V1, V2 और V3 तीनों क्विट होंगी। अब आपको आइडिया लगाना पड़ेगा सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगी है। मैंने अपने आप आइडिया लगा लिया कि पास्ट का टेंस है, पास्ट का वक्त दिया है, तो हिंटन की V2 लगी हुई है यहाँ पे, क्विट। समझ गए? चलो, अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं भाई साहब क्विट के अलावा? सारी आपको करवाई हुई हैं, एक बार याद कर लो। मैं बोलता हूँ, देखो आपको कितनी याद है। कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हिट, कट, पुट, सेट, बर्स्ट, स्प्रेड, वेड, बिड, स्प्लिट, हिट, हर्ट। अब जैसे मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए। कॉमन वर्ब्स हैं, 15-20 ही हैं, कोई ऐसी बहुत रामायण नहीं है याद करने वाली। इन वर्ब्स को जहाँ दिख जाए एक बार दिमाग में घुमा के देखो कौन सी फॉर्म इनकी लगी हुई है। हर फॉर्म में ये V1, V2, V3 में सेम रहेंगी। बढ़े आगे। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस कब लगाया जाता है आज अलग से कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ इतना आप अपना हिंट पता है ना आपको कब लगाया जाता है, बेसिक्स में कर चुके हो आप। जब पास्ट का भी पास्ट हो। कह रहे जी जो टेक उन्होंने पायनियर की थी वो राइज दे चुकी थी। जब इनको दर्द हुआ ना उससे पहले ये टेक जो है इस राइज देने के काम को कर चुकी थी। तो पास्ट का पास्ट वाला जो काम है वो पास्ट परफेक्ट में बताया जाता है। मेरे आने से पहले ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी थी, तो ट्रेन का स्टेशन पे पहुंचने का काम मेरे आने से पहले हो रहा है, इसलिए ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, चलिए बाकी इस पे पूरा एक कॉन्सेप्ट 15 मिनट का है, मैं यहाँ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। पास्ट का पास्ट कब पास्ट परफेक्ट बनेगा, कब आपको इसका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हिंटन बिलीव्स न्यूरल नेटवर्क्स वन एकेडमिक क्यूरोसिटीज हैव बिकम व्हाट ही कॉल्स अ न्यू एंड बेटर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हिंटन का सबसे बड़ा डर ये है, उनका ये मानना है, ही बिलीव्स कि जो न्यूरल नेटवर्क्स नाम की ये जो नई खोज है, ये जो नई बला है, जो एक वक्त पे वंस एकेडमिक क्यूरोसिटी हुआ करती थी, एकेडेमिया के लिए एक उत्सुकता का विषय हुआ करता था। एकेडेमिया यानी जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जिनका लैब में कम काम है और लाइब्रेरी में ज़्यादा काम है। तो ये एक पेपर वाले कॉन्सेप्ट हुआ करते थे एकेडेमिया की क्यूरोसिटी के। कह रहा है ये न्यूरल नेटवर्क्स है ना, अब ये बन चुके हैं, दे हैव बिकम, वो एक चीज़ वट जिसको वो कॉल करता है एक नया और अच्छा फॉर्म या बेहतर रूप इंटेलिजेंस का। तो आज से 5-10 साल पहले न्यूरल नेटवर्क सिर्फ पेपर पे थे, शायद 15-20 साल पहले, लेकिन आज की डेट में न्यूरल नेटवर्क एक सच्चाई है। हमारे दिमाग की तरह ही एक कंप्यूटराइज्ड ब्रेन बन चुका है, जिसकी आप पढ़ना इसके बारे में, ये इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है जैसे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब दिमागी क्षमताओं के तौर में ह्यूमंस बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का हिंटन को लगता है डर। हिंटन की वर्ब है बिलीव्स, न्यूरल नेटवर्क्स की वर्ब है हैव बिकम, व्हाट ही कॉल्स
जो वो उनको बुलाता है नया और बेटर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। कह रहा है जी, ही सजेस्ट वी मे सून सी AI सिस्टम्स सेटिंग देयर ऑन सब गोल्स। कह रहा है वो ये भी सजेस्ट करते हैं हिंटन कि बहुत जल्दी हम देख सकते हैं, वी मे सून सी, क्या देख सकते हैं कि AI सिस्टम सेट करते हुए अपने खुद के सब गोल्स को, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को। और कैसे? कह रहा है विद अ माइंड बेंट ऑन सेल्फ एक्सपेंशन। और ये होगा एक ऐसे माइंड के साथ में, ब्रेन के साथ में, जो बेंट ऑन होगा, उतारू होगा खुद को एक्सपेंड करने पे, खुद को बड़ा करने पे। तो आपका कंप्यूटर, आपकी गाड़ी, आपको पता लगे कि आपका कंप्यूटर आपके काम के अलावा एक और प्रोसेस चला रहा है पीछे अपने, है ना, अपने बैकग्राउंड में, कि मैं अपने जीवन को कैसे लंबा करूं। जब ये आदमी मुझे जो है मुझे बेच देगा या मुझे ख़राब कर देगा या मुझे फेंक देगा, तब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। या आपकी गाड़ी अपने आप एक बैकग्राउंड प्रोसेस कर रही हो, समझ पा रहे हो आप? तो ये सब गोल्स हो जाएंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे। इन कंप्यूटर्स का, इन AI सिस्टम्स का दिमाग जो होगा वो उतारू होगा, बेंट ऑन होगा खुद को एक्सपेंड करने पे, अपने आप को बड़ा करने पे। ऐसा हिंटन मानते हैं, सजेस्ट करते हैं। हिंटन की वर्ब है ही की वर्ब है सजेस्ट, और वी की वर्ब है मे सून सी। वी मे सून सी AI सिस्टम सेटिंग देयर ऑन सब गोल्स। बेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे उतारू होना। बेंट ऑन को इंटेंट ऑन भी बोलते हैं, फोकस्ड ऑन भी बोलते हैं, और कमिटेड टू भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो? बेंट ऑन समथिंग, इंटेंट ऑन समथिंग, फोकस्ड ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे उतारू होना, या कमिटेड टू समथिंग। चलो याद रखना है, फिक्स प्रेपोजिशंस हैं ये, बड़े बड़े काम के होते हैं ये क्लोज टेस्ट में। कह रहा है जी मशीन्स कैन नाउ इंस्टेंटली शेयर नॉलेज विद ईच अदर। कह रहा है जी मशीन्स अब बहुत जल्दी जल्दी शेयर कर लेती है नॉलेज एक दूसरे के साथ। कह रहा है जी डैश लगा के, अ स्किल और एरर प्रोन ह्यूमन ब्रेन्स कैन ओनली ड्रीम ऑफ। कह रहा है ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है जो हमारे एरर प्रोन ह्यूमन ब्रेन्स हैं। देखो ऊपर वर्ड आया था प्रूफ। प्रूफ मतलब रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी। प्रोन का मतलब होता है वल्नरेबल, जिस पे असर हो। ये एक ऐसी कला है जिसके, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स हैं, जिसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं, ड्रीम ऑफ ही कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स एरर प्रोन है, एरर के सामने वल्नरेबल है। आपको मैं कोई बात बताऊं और आप किसी और को बताओ और वो आदमी किसी और को बताए, उस बात में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बतंगड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉलेज को ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता। मशीन्स बहुत इंस्टेंटली और फटाफट से साफ साफ डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। मशीन्स की वो है कि नाउ शेयर, ह्यूमन ब्रेन्स की वो है कैन ओनली ड्रीम ऑफ। ड्रीम के बाद में ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन है जब भी किसी चीज़ के बारे में आप सपना लेते हैं। आई ड्रीम ऑफ डूइंग दिस, आई ड्रीम ऑफ गोइंग देयर, है ना। कह रहा है जी एंड हिंटन डिडंट मिन्स वर्ड्स अबाउट द डार्क साइड। और कह रहा है हिंटन ने मिन्स भी नहीं किया अपने वर्ड्स को। मिन्स वर्ड करना होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बोलना जो बहुत ख़राब हो, पूरी एक साथ बोलने में, या इसको बोलते हैं शुगर कोट करना, किसी ख़राब चीज़ को एकदम, समझ गए ना, हल्का करके बताना। तो हिंटन ने अपने वर्ड्स के टुकड़े भी नहीं किए, मीन्स वर्ड्स भी नहीं किया, इस डार्क साइड को लेकर के, इस काले पहलू को लेकर के AI के। और ऐसा कब किया इन्होंने? हिंटिंग दैट पीपल लाइक व्लादिमीर पुतिन वुडंट थिंक ट्वाइस अबाउट वेपनाइजिंग AI फॉर देयर ओन एंड्स। हिंट करते हुए कि जो व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग हैं वो 2 बार भी नहीं सोचेंगे वेपनाइज करने के लिए, वेपन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए AI को, अपने खुद के एंड्स के लिए, अपने खुद के मकसद या टारगेट्स के लिए। तो ये हिंटन का कहना था कि AI तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और डर इनको यही है कि जब ये इतनी पावरफुल हो जाएगी तो पुतिन जैसे लोग तो इसको सबसे पहले यूज़ करेंगे मैनकाइंड को, या कम से कम अपने जो राइवल कंट्रीज हैं उनको सबक सिखाने के लिए। तो हिंटन ने अपने यहाँ पे शब्दों को बिल्कुल भी सीमा में नहीं रखा, मिन्स नहीं किया अपने वर्ड्स को। चलिए हिंटन की वो है डिडंट मिन्स वर्ड्स। मिन्स वर्ड मैंने आपको बता दिया। मिन्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पीस करना। कोई बड़ी बात है, खराब बात है, आप उसको पहले थोड़ा सा बता दो, फिर थोड़ा सा बता दो, फिर थोड़ा सा समझा दो, फिर थोड़ा सा बता दो, इसको बोलते हैं मिन्स वर्ड करना। ठीक है, अवॉइड करना, इनडायरेक्टली बोलना किसी चीज़ को। इसका बिल्कुल उल्टा होता है टू कॉल अ स्पेड। जो बात है वो बात है, मुंह पे बोल देना, कॉल अ स्पेड। समझ गए ना? मिन्स वर्ड में बात को आपने इनडायरेक्टली बोला, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड किया तो मतलब जो जैसा है वैसा आपने वैसा का वैसा बोल दिया।
पीपल लाइक व्लादिमीर पुतिन की वर्ब है वुडंट थिंक ट्वाइस। वेपनाइज करना, किसी चीज़ को वेपन बनाना, हथियार बनाना। कह रहे जी एज हिंडन स्टर्ड अप एंजाइटी हिज फॉर्मर स्टूडेंट इलिया शुट्सकेवर, ओपन एआई चीफ साइंटिस्ट, was also questioning his own institution's motives। कह रहे जैसे जैसे हिंटन स्टरअप कर रहे थे एंजाइटी को, स्टरअप करना यानी किसी चीज़ को एजिटेट करना, बढ़ाना। जैसे आग में घी डाल देते हो, उबलते हुए पानी को आप हिलाते हो तो और ज़्यादा वो उबलता है ना, उबलती हुई चाय को आप स्टर करते हो तो और ज़्यादा उबलने लगेगी, वो बाहर आने लगेगी। जैसे जैसे हिंटन ने हम लोगों की एंग्जाइटी को स्टरअप किया, स्टिमुलेट किया, वैसे ही उसी वक्त पे उनके पुराने जो स्टूडेंट थे, जो चेले थे, अब ये मिस्टर हैं या मिस हैं देख लेना, इलिया शुट्सकेवर, जो ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट भी हैं, ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल कर रहे थे अपने ही इंस्टीट्यूशन के मोटिव्स का, अपनी ही कंपनी या अपने ही एम्प्लॉयर के इरादों का। समझ गए? हिंटन की वर्ब है स्टरअप, स्टरअप करना आपको बता दिया, एजिटेट करना फ्रेजल वर्ब है ये जो दूसरे इनके साइंटिस्ट हैं, जो हिंटन के चेले हैं, स्टूडेंट हैं, इनकी वर्ब है वॉज क्वेश्चनिंग। तो ये चीफ साइंटिस्ट होंगे ओपन एआई के। ओपन एआई आपको पता है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है, तो वहाँ के चीफ साइंटिस्ट इलिया जो हैं वो ओपन एआई के इरादों पे सवाल उठा रहे थे। फिर क्या किया इन्होंने? कह रहा जी शुट्सकेवर रिपोर्टेडली ट्राइड टू आउस्ट सीईओ सैम ऑल्टमैन लास्ट नवंबर। कह रहा है ये जो चीफ साइंटिस्ट हैं, रिपोर्टेड तौर पे, कथित तौर पे, बताए जाने वाले तौर पे, इन्होंने कोशिश की कि ये आउस्ट कर दें या बाहर निकलवा दें कंपनी के सीईओ को, सैम ऑल्टमैन को, पिछले नवंबर के अंदर, पिछले साल में। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? अक्यूजिंग ओपन एआई ऑफ फोकसिंग मोर ऑन प्रॉफिट्स देन ऑन इट्स ओरिजिनल गोल ऑफ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ये अक्यूज करते हुए ओपन एआई को कि ये फोकस करता है ज़्यादा तो पैसे पे, और बजाय किसके? बजाय इसके ओरिजिनल गोल के, शुरुआती जो इसका गोल था, जो था सेफ और रिस्पॉन्सिबल एआई का। तो इनका ये कहना था, है ना, कि इन्होंने सैम ऑल्टमैन के अंडर में ओपन एआई नाम की कंपनी अपने टारगेट भूल चुकी है। चैट जीपीटी को अब सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल एआई की जगह पे प्रॉफिटेबल एआई बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया जा रहा है, जिससे डेंजर्स पैदा होंगे इसके, है ना। चलिए शुट्सकेवर की वर्ब राइट, आउस्ट करना। देखो ये वर्ड आउट से बहुत मिलता जुलता है। आउट यानी बाहर, आउस्ट यानी बाहर करना, रिमूव करना, किसी आदमी को हटाना उसकी जगह से। अक्यूज़ जब भी किसी को करते हैं, जिस चीज़ के लिए करें ऑफ लगा के बताएं। अक्यूज़ ऑफ मर्डर, अक्यूज़ ऑफ थेफ्ट, अक्यूज़ ऑफ स्टीलिंग या फोकसिंग, जो भी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं। कह रहा जी द अटेम्प्ट फेल्ड बट हिंटन स्लाइली टुक प्राइड इन हिज प्रोटेजीज रिबेलियस स्पिरिट। कह रहा जी ये जो अटेम्प्ट है शुट्सकेवर का, वो फेल कर गया, वो कामयाब नहीं हुए सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकलवाने में। कह रहा लेकिन हिंटन ने बहुत ही कपटी तरीके से, धूर्त तरीके से, चालाक तरीके से, बहुत टुक प्राइड किया, बहुत गर्व की फीलिंग इन्होंने दिखाई। टेक प्राइड करना, किसी चीज़ में अपना प्राइड दिखाना। तो उन्होंने बहुत धूर्त तरीके से, चालाकी से अपना गर्व जरूर बताया सबके सामने। और कब? किसका गर्व? अपने प्रोटेजी के रिबेलियस स्पिरिट का। प्रोटेजी होता है आपका चेला, रिबेलियस स्पिरिट यानी उसके लड़ाई करने की क्षमता, है ना, उसके बगावत करने की ताकत का। और ये कब किया? नोटिंग ऑन द डे द फिजिक्स नोबेल वॉज अवॉर्डेड। नोट करते हुए उस दिन जब उनको फिजिक्स नोबेल मिला था। सोचो एक आदमी को 40 साल के काम के बाद फिजिक्स का नोबेल मिले, और उस नोबेल स्पीच में वो ये बोले कि मुझे डर लगता है जो मैंने किया है शायद वो गलत कर दिया, और अब मेरा चेला जो है, मुझे उस पर गर्व है, फ़क्र है। जो क्या नाम था इनका, शुट्सकेवर, मुझे इनकी प्रोटेजी की रिबेलियस स्पिरिट पे गर्व है कि इन्होंने कंपनी के सीईओ को वहाँ से निकलवाने की कोशिश की। ये नोबेल प्राइज़ मिलते हुए स्टेज पे हिंटन बोल रहे थे। अटेम्प्ट की वर्ब है फेल्ड, हिंटन की वर्ब है टुक प्राइड, प्रोटेजी मैंने आपको बता दिया, किसी का चेला, अप्रेंटिस। रिबेलियस यानी रिबेलियन करने वाली, बगावत करने वाली। रिबेलियस स्पिरिट यानी ऐसी आपके अंदर की ऐसी क्षमताएं। नोबेल प्राइज़ की वर्ब है वॉज अवॉर्डेड। अब इन्होंने क्या बोला? ये कहा इन्होंने, आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ट्राइड टू फायर सैम ऑल्टमैन। कह रहे जी मैं ख़ास तरीके से प्राउड हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने, या यूँ कहते हैं शुट्सकेवर ने, कोशिश किया कि वो फायर करवाए सैम ऑल्टमैन को, चैट जीपीटी की कंपनी के सीईओ को। चलिए सेंटेंसेज लंबे हैं लेकिन बहुत आसान है, मेरे ख्याल से कुछ बताने वाला है नहीं। अटेम्प्ट की वर्ब है फेल्ड,
हिंटन की वर्ब है टुक प्राइड, रिबेलियस आपने देख लिया। आई आया है हिंटन के लिए, खुद कह रहे हैं ये, है ना, रिपोर्टेड स्पीच है तो आई की वर्ब है एम, और वन ऑफ माई स्टूडेंट्स की वर्ब है ट्राइड। अब ये जो प्रोटेज वर्ड है, जो प्रोटेजी बोलते हैं इसको कुछ लोग, वैसे बोला जाता है प्रोटेज। प्रोटेज तो आपने देख लिया, चेले को, है ना, अप्रेंटिस को बोल सकते हैं, जिसके सर पे आपने हाथ रखा हुआ है। लेकिन एक और वर्ड है अंग्रेजी में, प्रोडिजी। प्रोडिजी बहुत मिलता जुलता वर्ड है, बोलने में, स्पेलिंग में भी और मीनिंग में भी। प्रोडिजी होता है अ यंग टैलेंटेड बॉय और गर्ल, ठीक है ना, जो एकदम नया उभरता हुआ लड़का हो, कोई चेस का चैंपियन हो, बैडमिंटन में सुपरस्टार हो, है ना, रेसलिंग में, एमएमए में, किसी भी फील्ड के अंदर कोई टैलेंटेड आदमी आपको मिल जाए, साइंस के फील्ड में मिल जाए, दैट पर्सन अगर वो यंग है तो इज कॉल्ड है प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी उसको बोलते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ, स्लाइली यानी इन अ स्लाई मैनर, बहुत ही कनिंग तरीके से, बहुत ही चालाकी से। कह रहा है जी, कैन हिंटन्स वार्निंग्स कैरी मोर वेट देन से इलॉन मस्क डिस्टोपियन एआई रेंट्स। कह रहा है जी क्या, सवाल पूछा इसने, शुरू कर रहा है हेल्पिंग वर्ब से। कह रहा है जी क्या जो वार्निंग्स है हिंटन की, वो कैरी करती हैं ज़्यादा वेट को, ज़्यादा वजन को। कह रहा है जी से अगर कहें तो इलॉन मस्क की एआई रेंट से, जो डिस्टोपियन है, जो नर्क से भरी हुई हैं, जो समझ के ना, डिस्टोपिया से जुड़ी हुई हैं। इलॉन मस्क तो ये कहते हैं ना, एआई की वजह से मैनकाइंड ख़त्म होगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इनकी खुद की कंपनी जो है, न्यूरल नेटवर्क जो लगी हुई है इसमें, न्यूरल नेटवर्क्स को बनाने में, है ना, हमारे दिमाग के अंदर डेटा अपलोड कर दें, डाउनलोड कर दें, इनकी खुद की कंपनियां लगी हुई हैं उसमें। टेस्ला मोटर्स खुद ही जो है फुल सेल्फ ड्राइव कार्स बना रही है। लेकिन इलॉन मस्क जो है रेंट देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं कि एआई जो है हमें ख़त्म करेगी। तो कह रहे हैं क्या हिंटन की वार्निंग ज़्यादा वजन रखती हैं इलॉन मस्क से, जो इलॉन मस्क हमेशा रोता रहता है, रेंट करता रहता है कि एआई से सबका भला नहीं होगा। सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो वार्निंग्स की वर्ब है कैन कैरी। डिस्टोपिया यूटोपिया आपको याद होगा, स्वर्ग को बोलते हैं यूटोपिया और नर्क को बोलते हैं डिस्टोपिया। फिर दूसरा सवाल पूछा है, कैन वी काउंट ऑन साइंटिस्ट टू विल्ड देयर क्रिएशंस रिस्पॉन्सिबली। क्या हम काउंट ऑन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कर सकते हैं साइंटिस्ट पे कि वो विल्ड करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, हार्नेस करेंगे अपनी क्रिएशंस को रिस्पॉन्सिबल मैनर में, जिम्मेदार तरीके से। तो अगेन सवाल पूछा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, काउंट ऑन करना, किसी चीज़ पे डिपेंड करना, किसी चीज़ को भरोसा जताना, है ना, बैंक ऑन करना भी बोलते हैं काउंट ऑन को। कह रहा है डिबेट इज़ फार फ्रॉम सेटल्ड। डिबेट तो बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं है, इस बहस पे कोई भी अंत नहीं है, सेटलमेंट नहीं है। कह रहा है बट हिंटन्स ड्रामेटिक एग्जिट श्योर एड्स फ्यूल टू द फायर। कह रहा है लेकिन हिंटन की जो ड्रामेटिक एग्जिट है, ड्रामा के तौर पे दिया हुआ इस्तीफा है ड्रामेटिक मैनर में, वो ज़रूर इस आग में घी का काम कर रहा है। इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर लगेगा। ये बातें हो सकता है मजाक हो, लेकिन हिंटन जैसा साइंटिस्ट जब गूगल की नौकरी छोड़ता है और ये बातें करता है, तो शायद आपको सुनना चाहिए, कोई बात ज़रूर गंभीर बात है। डिबेट की वर्ब है इस, एग्जिट की वर्ब है एड्स। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, फटाफट आते हैं अपने क्विज पे। अच्छा, जब इन्होंने जॉब को छोड़ा, वो नोबेल प्राइज़ मिलने से 1 साल पहले छोड़ा था, है ना। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो सर नोबेल मिल गया, इनको पैसा मिला होगा, छोड़ दिया होगा जॉब। नहीं भाई साहब, नोबेल तो इस साल मिला है अक्टूबर में, इनको पता भी नहीं था मिलेगा इस साल। ये तो 40 साल से यहीं पे काम कर रहे थे और पिछले साल 1.5 साल पहले ही अपनी नौकरी गूगल से छोड़ चुके हैं। क्विज पे आते हैं, फटाफट से शुरू करेंगे पैरा जंबल सेट से। देखो मैं करवा दूंगा आपको, एक बार खुद से आपको देनी है ट्राई। ABCD को आप कैसे कनेक्ट करेंगे एक बार खुद से देखो, फिर मैं आपको पूरा, है ना, एकदम लॉजिकल मैनर में समझाता हूँ सीक्वेंस क्या बनेगा। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई ज़रूर दे लेना, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ आप ट्राई दे चुके हैं। फर्स्ट में पूछा है जी, न्यूरल नेटवर्क्स जो एकेडमिक क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, जो पेपर कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, अब वो ड्राइव करते हैं टास्क को, ऐसे टास्क जो ऑटोमेशन प्रूफ माने गए थे किसी वक्त पे। अब वो न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ बताया हुआ है। सेकंड में बताया जी, बी में हिंटन का जो ड्रामेटिक रेजिग्नेशन है, गूगल से इस्तीफा है, वो रिवील्स करता है कंसर्न्स को लेकर के
एआई के इम्पैक्ट को लेकर के जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पे है। सी में पूछा है जी, नोटेबल बात ये है कि एआई की जो रैपिड डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, वो रीशेप कर रही है, नई शेप में डाली है ऐसे सेक्टर्स को जो पहले सोचे जाते थे कि वो रेजिस्टेंट टू मशीन्स हैं और मशीन्स के सामने रेजिस्टेंट है। और डी में बोला है जी, एक्स गूगलर हिंटन अ डीप लर्निंग पायनियर फील्स रिग्रेट ओवर एआईज अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। हिंटन के बारे में बताया गया कि एक्स गूगलर यानी गूगल का पुराना एम्प्लॉय हिंटन, जो डीप लर्निंग में सबसे आगे आदमी है, पायनियर है, वो फील करता है रिग्रेट को, पछतावे को, एआई के अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के। देखो सबसे पहले आपको देखना क्या है जी, डी जो है ना, डी इसमें भी हिंटन है और बी इसमें भी हिंटन है कि नहीं। यहाँ पे हिंटन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, गूगल का पुराना एम्प्लॉय, और यहाँ पे हिंटन ने उसके रेजिग्नेशन की बात की है क्योंकि वो गूगल से एक्स गूगलर है, तो रेजिग्नेशन दिया तभी एक्स गूगलर है ना। समझ पा रहे हो? डी आएगा पहले, बी आएगा बाद में। हिंटन कौन है? गूगल का पुराना एम्प्लॉय जिसने रिग्रेट दिखाया एआई को लेकर के। और हिंटन का जो ड्रामेटिक रेजिग्नेशन है गूगल से ही, ऐसा समझ लो यहाँ गूगल लिखा होगा, वो रिवील करता है एआई के इम्पैक्ट को ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पे। तो आपका आंसर बनना चाहिए डी और बी, है ना। यहाँ से मतलब कुछ बैठना चाहिए आपके आंसर का। अब बचे ए और सी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ए के बाद में सी आ सकता है और सी के बाद में ए भी आ सकता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। ए में आपने बता दिया न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो ऑटोमेशन प्रूफ जो हैं टास्क उनको ड्राइव करते हैं। और नोटेबल बात ये है कि एआई जो है वो रिशेप कर रही है ऐसी चीज़ों को जो प्रीवियसली मशीनों के सामने रेजिस्टेंट थी। बिल्कुल सही बन रहा है ये भाई। डी हिंटन कौन, बी इन्होंने क्या किया, ए इनको चिंताओं का कारण क्या है, और सी बड़े स्केल पे देखा जाए तो एआई क्या कर रही है। और चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं डी बी सी ए। आप पहले सी के बारे में बता दें बड़े स्केल पे क्या हो रहा है और फिर ए के बारे में बताएं न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है। दोनों ही ऑप्शन सही बैठेंगे। ये इसलिए करवा रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो आपको सही लगे वो आपको चुन लेना है। कभी कभी ऐसा आएगा जिसमें दो सेट बैठ रहे होंगे, है ना। पॉसिबिलिटी ये है कि आपके ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा, तो आपका दिमाग अपने आप ही चल जाएगा, है ना। मान लो ये दिया हुआ ये वाला है ही नहीं, तो फिर मेरा आंसर अपने आप ही है। और अगर नहीं दिया हुआ तो दोनों में से कोई भी लगा दो। एक दो क्वेश्चंस को आप जो है, हर आदमी को ऐसे ही जाते हैं ना, मेरे भी ऐसे जाएंगे, आपके भी ऐसे जाएंगे। चलो ये इसलिए लाया हूँ ताकि आपको आदत पड़े ऐसे क्वेश्चंस को देखने की। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। वैसे इसका आंसर बनना चाहिए डी बी ए सी, है ना। कह रहा है जी इनमें से कौन सा सेंटेंस कैप्चर करता है ऑथर के व्यू पॉइंट या नज़रिए को एआई के पोटेंशियल रिस्क को लेकर के जो बनाया है ऑथर ने। अरे भाई, एआई's डेंजर्स आर रियल स्पेशली इफ कंट्रोल्ड बाय दोज विद हार्मफुल इंटेंट। यही तो है इसका। ऑथर का व्यू पॉइंट यही है कि एआई हो सकता है बहुत डेंजरस ना हो, लेकिन डेंजर रियल है। और अगर पुतिन जैसे किसी आदमी के हाथ में आ जाए, किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में आ जाए, किसी कंपनी बदमाश के हाथ में आ जाए, तो ये हार्मफुल इंटेंट के साथ में नुकसान करेगा। सी आंसर बन रहा है, ये है बेस्ट कैप्चर करने वाला सेंटेंस। चलो, ये रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, प्राइमरी थ्रेट, ये ठीक है बातें, लेकिन मेन जो है ना, आपको बेस्ट कैप्चर करने वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे ढूंढना था। स्टरअप का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स आता होगा आपको। पेंडोरा बॉक्स और कसेंड्रा मोमेंट अच्छे से याद है। मीन्स वर्ड, ये इडियम आपसे पूछी है। और एक ऐसा आदमी जो बहुत गिफ्टेड हो, बहुत टैलेंटेड हो और यंग पर्सन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेज बोलते हैं, प्रोडिजी बोलते हैं। डिस्टोपिया वन वर्ड पूछा आपसे, क्या होता है? यूटोपिया, डिस्टोपिया, ऑफ कोर्स आपको याद होंगे। और लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिलेगी हेल बेंट के आसपास। बेंड और हेल बेंट एक ही बात है, किसी चीज़ पे उतारू होना, हेल बेंट होना या बेंट होना। दूसरी आपको एरर मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको मिलेगी इस बिफोर नाम के वर्ड की वजह से। टेंस की एरर मिलेगी, देख लेना। पास्ट का पास्ट कहाँ लगेगा? पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट में रखना होता है, तो जो काम पहले हुआ हो दैट एक्शन विल बी इन पास्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। आराम से ढूंढना। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए हैं, वीडियो के नीचे जाओ चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट से चेक करके बताना। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ नया सीखा होगा। जो बच्चे पूरी क्लास देखते हैं, 5-6 हज़ार बच्चे हैं अपने, है ना, रेगुलर वाले, तो पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा।
और क्लास अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, सब समझ में आया हो तो PDI लिख दिया करो। ये आपका फीडबैक है जिससे मुझे पता लगे कि कैसी क्लासेज आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। अंटिल